बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं साकिब मिनहास लिल्लाह और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी कचहरी। आज तक प्रॉपर्टी कचहरी के जितने भी प्रोग्राम्स हुए हैं, जितनी भी वीडियोस बनी हैं, कभी मैंने आपको ये नहीं कहा कि वीडियो पूरी देखें, प्रोग्राम पूरा देखें, लेकिन आज मैं कहूँगा बीइंग अ पाकिस्तानी, ये वीडियो आपने पूरी देखनी है, ये प्रोग्राम पूरा देखना है, ताकि आपको भी पता चले इस वतन अजीज़ के साथ क्या जुल्म हुआ है और कहाँ से हम पीछे रह चुके हैं। तो बाकायदा आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अच्छा सर, सुना है इंडिया का चंद्रयान-3 मिशन सक्सेसफुल हो गया है। जी बिल्कुल वामिक, इंडिया का चंद्रयान-3 मिशन कामयाब हो गया है। देखें, इसमें जो इंडिया की एक एफर्ट्स थी उनको हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जलने कुड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो गलतियां हमने की हैं उन गलतियों को हमें सुधारना चाहिए कम अज़ कम। अच्छा, तो सर पाकिस्तान के इंडिया से पीछे रह जाने की वजह क्या है? जी शहबाज, पाकिस्तान का जो है ना पीछे रह जाने की वजह पे एक मैंने बड़ी रिसर्च की है, एक पूरा डाटा मवाद इकट्ठा किया है, लेकिन बड़े हौसले और तहम्मुल से आप लोगों को सुनना पड़ेगा। पाकिस्तान इंडिया से पीछे रहा है, इसकी सबसे बड़ी जो वजह है, हम लोग पाकिस्तानी अमरीत, जमहूरियत, अपोजिशन और हुकूमत में फंस के रह गए हैं। इनकी आपस में जंग ख़त्म नहीं हो रही और पाकिस्तान जो है वो पिस रहा है। इंडिया चांद पर पहुंचने वाली चौथी बड़ी ताकत और चांद के साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली बड़ी ताकत बन चुका है। पाकिस्तान ने यह खलाई प्रोग्राम इंडिया से 8 साल पहले शुरू किया। नोबल इनाम याफ्ता साइंसदान डॉक्टर अब्दुल सलाम की सरबराही में 1961 में पाकिस्तान में खलाई तहकीकाती प्रोग्राम का एक इदारा स्पार्को बनाया गया, लेकिन भारत में ISRO का क्याम पाकिस्तान से 8 साल बाद 1969 में अमल में लाया गया। 1962 में जब भारत में खलाई प्रोग्राम के बानी विक्रम साराभाई की क़यादत में नेशनल कमेटी ऑफ स्पेस रिसर्च कायम हो रही थी, उस वक्त पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ चल रहा था। 1963 में जब भारत अपर एटमॉस्फेयर प्रेशर जांचने के लिए पहला रॉकेट खला में छोड़ रहा था, पाकिस्तान में उस वक्त मादरे मिल्लत फातिमा जना को गद्दार करार दिया जा रहा था और खातून की हुक्मरानी के खिलाफ फतवे जारी किए जा रहे थे। 1969 में जब भारत में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का क्याम अमल में लाया जा रहा था, उस वक्त भी पाकिस्तान में मार्शल लॉ चल रहा था। जिस साल भारत में डिज़ाइन होने वाला पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट रूस से लॉन्च किया जा रहा था, उसी साल डॉक्टर अब्दुल इस्लाम आइन में गैर मुस्लिम करार देने पर एहतजाजन ये मुल्क छोड़कर जा रहे थे। 1970 में जब भारत पहला टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट बना चुका था, पाकिस्तान में उस वक्त माशाल्लाह तीसरा मार्शल लॉ लग चुका था। 1979 में जब भारत हाइड्रोलॉजी फॉरेस्ट और ओशनोग्राफी का तजिया करने के लिए पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भास्करा 1 लॉन्च कर रहा था, उसी वक्त पाकिस्तान में हदूद ऑर्डिनेंस का नफाज हो रहा था और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी जा रही थी, और उसी वक्त हम अफगानिस्तान में एक प्राइज जंग के लिए खुद को पेश कर रहे थे, बल्कि खुद को किराए पर बेच रहे थे। 1981 में जब भारत रोहिणी सैटेलाइट RSD-1 को कामयाबी के साथ मदार में भेज रहा था, उस वक्त पाकिस्तान में मुत्तफ़िका आइन 1973 के बदले में प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर लाया जा रहा था। 1984 में जब राकेश शर्मा सोयूज़ T11 को खला में ले जाकर पहले भारतीय खलाबाज होने का एजाज़ अपने नाम कर रहे थे, एन उसी वक्त पाकिस्तान के 2 बड़े शहरों कराची और हैदराबाद में अल्ताफ़ हुसैन और अजीम अहमद तारिक पाकिस्तान की बुनियादों को हिलाने के लिए MQM की बुनियाद रख रहे थे। 1988 में जब भारत पहली रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट IRS-1A लॉन्च कर रहा था, उस वक्त पाकिस्तान के अंदर हुकूमतों में शदीद किस्म के झगड़े चल रहे थे और जुनेजो हुकूमत का खात्मा किया जा रहा था। जब भारत की रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट IRS-1A खला में ऊपर की जानब जा रही थी, उसी वक्त जनरल ज़ियाउल हक साहब का तैयारा तबाह होने के बाद नीचे ज़मीन की तरफ आ रहा था। 1991 में जब भारत अपनी दूसरी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट IRS-1B खला में लॉन्च कर रहा था, उस वक्त पाकिस्तान में सबका फोकस
मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत के खात्मे पर था। 1993 में जब भारत की पहली पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV-D1 खला में जा रही थी, ऐन उसी वक्त पाकिस्तान में नवाज शरीफ हुकूमत को इस्तीफ़ा देने पर मजबूर किया जा रहा था। 1999 में जब भारत अपनी दूसरी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV-C2 के जरिए 3 सैटेलाइट IRSP-4, किटसैट और DLR टबसैट मदार में छोड़ रहा था, उस वक्त पाकिस्तान में नवाज शरीफ के हुक्म के ऐन मुताबिक जनरल परवेज मुशर्रफ के तैयारे को पाकिस्तान की ही हदूद में लैंड होने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी, और उसी साल पाकिस्तान में नवाज शरीफ की हुकूमत का खात्मा करके चौथा मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया था। 2001 से लेकर 2007 तक जब भारत अपना सैटेलाइट TELS बना रहा था, उस वक्त पाकिस्तान में पुराने कवानीन ख़त्म किए जा रहे थे और नए कवानीन बनाए जा रहे थे। जब भारत GSATs लॉन्च कर रहा था, उस वक्त पाकिस्तान के अंदर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली, चौधरी शुजात हुसैन और शौकत अजीज़ अपनी अपनी कुर्सियों को एंजॉय कर रहे थे। जब भारत की जानब से कार्टोसैट्स को खला में भिजवाया जा रहा था, ऐन उसी वक्त पाकिस्तान के हाज़िर वक्त चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को उनके घर भिजवाया जा रहा था। जब इंडिया EDUSATs को खला में रवाना कर रहा था, उस वक्त हम इस्लामाबाद में लाल मस्जिद के तनाज़े में बुरी तरह उलझे हुए थे। जब भारत INSAT नामी सैटेलाइट को खला में रवाना कर रहा था पाकिस्तान में, उस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद करने की साजिशें की जा रही थी और बिल आखिर शहीद कर भी दिया गया। 2008 में जब भारत बगैर इंसान के चांद पर जाने वाला अपना पहला मिशन चंद्रयान-1 लॉन्च कर रहा था, उस वक्त पाकिस्तान के अंदर फाटा, सवात और जनूबी वज़ीरिस्तान में शिद्दत पसंदी अपने अरूज पर थी। 2009 में जब हिंदुस्तान खला से ज़मीन की तस्वीर हासिल करने और डिज़ास्टर मैनेजमेंट एप्लीकेशंस की सलाहियत को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए रडार मैनेजिंग सैटेलाइट RISAT-2 लॉन्च कर रहा था, उस वक्त पाकिस्तान के अंदर हम सवात में तालिबान से उलझे हुए थे और उनके कवानीन को नाफिज करने पर आमादा हो रहे थे। 2011 में जब भारत रिसोर्ससैट-1 के फॉलोअप के लिए 18वीं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट बना रहा था, उस वक्त पाकिस्तान के अंदर हम एबटाबाद में उसामा बिन लादेन के खिलाफ ऑपरेशन में पूरी तौर पर मसरूफ़ थे। 2012 में जब भारत अपना पहला डेडिकेटेड नेविगेशनल सैटेलाइट IRNSS-1 लॉन्च कर रहा था, ऐन उसी वक्त पाकिस्तान के अंदर यूसुफ रजा गलानी साहब को नाअहल करार दिया जा रहा था। इसी साल जब भारत PSLV-C25 के जरिए मरीख पर जाने के लिए पर तोल रहा था, पाकिस्तान के अंदर कराची बल्दिया फैक्ट्री में 400 लोग जिंदा जलकर तड़प कर मर रहे थे, जिन्हें आज तक इंसाफ ना मिल सका। 2014 में जब भारत चंद्रयान-2 बनाने में मसरूफ था, उस वक्त पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर धरने दिए जा रहे थे और पूरे मुल्क को बंद करके मईशत का बेड़ा गर्क करके वतन अजीज को पीछे धकेलने का आलमी रिकॉर्ड बनाया जा रहा था। 2017 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एक ही लॉन्चर से 104 सैटेलाइट्स लॉन्च करके आलमी रिकॉर्ड बना रही थी और पाकिस्तान में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दिया जा रहा था। 2019 में जब भारत चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग को यकीनी बनाने के लिए चंद्रयान-2 लॉन्च कर रहा था, पाकिस्तान के शहर साहिवाल में मासूम बच्चों के सामने उनके वालिदैन को गोलियां मारकर शहीद किया जा रहा था। इंडिया तो चांद पर पहुंच गया, लेकिन उन मासूम बच्चों को आज तक इंसाफ ना मिल सका। 2022 में जब नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर शादनगर में OceanSat-3 के जरिए भारत को पहली तस्वीर खला से मौसूल हो रही थी, पाकिस्तान के अंदर एक बार फिर वज़ीर आज़म इमरान खान को
नाअहल करार देकर घर भेजा जा रहा था। 2023 में जब भारत का चंद्रयान मिशन 3 चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग के लिए अपने पर तोड़ रहा था, उस वक्त पाकिस्तान के अंदर मसीह बिरादरी की इबादत गाहों को नजर आतिश किया जा रहा था और उनके घरों को जलाया जा रहा था। 2024 में जब भारत के चंद्रयान मिशन 3 के मुकम्मल होने में सिर्फ 3 महीने रह गए थे, उस वक्त पाकिस्तान के अंदर सादा लो अवाम का ब्रेन वॉश करके फौज के खिलाफ किया जा रहा था और उनके जरिए फौज के और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया जा रहा था। और आज जब भारत चांद पर पहुंच चुका है तो हम अपने गले में IMF का पट्टा डालकर इंतहाई बेबसी से 2 वक्त की रोटी का सोच रहे हैं। आज भी हम अमरीत, जमहूरियत, अपोजिशन और हुकूमत की लड़ाई में पिस रहे हैं और ये चक्की हमें हमेशा पीसती रहेगी और हमारा मसला हमेशा रोटी, कपड़ा और मकान रहेगा। अच्छा सर, आपको पता है जब ये इंडियन चंद्रयान 3 जो है वहाँ लैंड हुआ है चांद पे, तो वहाँ पे इन लोगों ने मेरे ख्याल से मेंढक शंडक देखा है, उसको भी हमारी ICI के मत्थे मारा हुआ है, ये भी ISI वालों का एजेंट है। वैसे वो एक बात सही है, सारे जानवरों को तो इंडिया वालों ने हमारा ISI के एजेंट ही बना लिया। मेंढक कभी कबूतर, छिपकली, कभी क्या। यार मेंढक छिपकली छोड़ो, तुम ये देखो इंडिया चांद पे पहुंच गया है। इधर हम इधर खाली परफ्यूम चौक पे तक ही पहुंचते हैं। यहाँ पे हर जगह दीवारों पे लिखा होता है परफ्यूम चौक, नाला खुला होता है, उससे आगे बंदा जा नहीं सकता, हम सिर्फ वहाँ तक ही पहुँचते हैं। जी जी बिल्कुल आदिल, इंडिया चांद पे पहुँच गया और हम मच्छर कॉलोनी तक ना पहुँच सके। यार आसिफ भाई, उसने तो लैंड करते करते ही पूरा 6 घंटे लगा दिए। इससे ज़्यादा तो टिकटॉकर देखो 6 घंटे में 400-500 वीडियोस तो ऐसे ही फेंक देते हैं। सर वो जो इंडिया का चंद्रयान पहुंचा है, कौन सा वो सही पहुंचा है? वो तो आगे जा रहा था, वो तो उसका डीजल खत्म हो गया, वो गलती से लैंड हो गया चांद पे। वैसे सर ये इनका चंद्रयान पहुंचा कितने अरसे में, अंदाजन कितने दिन में पहुंचा है, कुछ पता है इसका? जी वामिक, ये पहुंचा तो सिर्फ 40 दिन में है चांद पे। जुलाई में ये लॉन्च किया था इन्होंने और अभी ये कुछ दिन पहले चांद पे लैंड कर गया है। लेकिन इसके पीछे सालों की मेहनत है इनकी। 2008 में फर्स्ट टाइम जो है चंद्रयान 1 और फिर 2019 में चंद्रयान 2। अच्छा, चंद्रयान 2 भी जो है ना, ये मिशन नाकाम नहीं हुआ था, बस एंड पे लैंडिंग के वक्त जो है उसका लैंडर गिर गया था चांद की सतह पे, नाकाम नहीं हुआ था। लेकिन अभी भी वो नकारा नहीं है। अगर चंद्रयान 3 पहुंचा है तो वहाँ से जो वो मवाद इकट्ठा कर रहा है, डाटा इकट्ठा कर रहा है, उसकी तरसील के लिए ये चंद्रयान 2 का इस्तेमाल करेंगे। सर वैसे हमारे एस्ट्रोनॉट तो पहले ही पहुंच गए थे चांद पे, इन सबसे पहले ही पहुंच गए थे। कायदाबाद के पुल के नीचे सारे एस्ट्रोनॉट बैठे, एक कश लगाया सीधा चांद। अच्छा, तो सर ये अरबों रुपए लगा के जाने का चांद पे फ़ायदा क्या है? इस अरबों रुपए किसी और काम में लगा दें, किसी अच्छे काम में लगा दें। अरबों रुपए लगा के सिर्फ चांद पे जा रहे हैं चंद्रयान लेके, इसका फ़ायदा क्या है हमें? अरबों रुपए तो लग रहे हैं शहबाज, लेकिन सबसे कम जो है ना बजट में ये चंद्रयान 3 चांद पे गया है। टोटली इसका जो बजट आया है सिर्फ और सिर्फ $74 मिलियन। अब ये कुछ भी बजट नहीं है। अगर हॉलीवुड की एक फ़िल्म बन रही है ना तो उस पर भी $74 मिलियन से ज़्यादा का बजट लग रहा है। अच्छा, इससे पहले एक जो चाइना ने सॉफ्ट लैंडिंग का एक मिशन किया था चांद पे, उनका $13 बिलियन, $13 अरब उस पर ख़र्चा आया था। और 2025 में नासा जो भेज रहा है एक मिशन 2025 में जाएगा, उसका जो एक कैलकुलेटेड बजट है $93 बिलियन। तो सबसे सस्ता जो है ना, ये इंडिया ने कुछ ट्रिक खेला है और सस्ते तरीन काम करके ये पहुंच गए हैं। जी जी सर, ये वाकई बहुत लो बजट है। मुझे लगता है उन्होंने पेट्रोल भी ईरानी यूज़ किया और जो मटेरियल चंद्रयान में लगा है ना, वो सारा चोर बाजार से ख़रीदा गया है। दिल चोर बाजार से नहीं खरीदा, वो सेकंड हैंड सामान लिए। किससे? नासा से। सर तुसी पहले मैं और सवाल किया, तुसी जवाब गंदम किया, तुसी जवाब चना दे छोड़िया। मैं तो पूछ रहा था बेस जाना तो फायदा क्या है सानू, चांद ते जान दा ये दस दो। तुसी दसन लग पे सस्ता वस्ता है, तुसी दसो भी फायदा क्या है सानू? देखो शहबाज, मैं तो प्रॉपर्टी वाला, मैं तो प्रॉपर्टी के हिसाब से जवाब दूंगा। जो फ़ायदा यहाँ से 55 किलोमीटर दूर कराची शहर से गुलमोहर सिटी है, उसका है वो ही चांद का है। अब लोग बुकिंग करा रहे हैं ना गुलमोहर सिटी में, ये कोई नहीं देख रहा कि 55 किलोमीटर दूर है। कल वहाँ पे आबादी हो जाएगी और इतना फ़ायदा हमें हो जाएगा। इसी तरह चांद पे लोग इसलिए पहुँच रहे हैं कि वहाँ पे एक तो मादनियात तलाश करें, मादनियात निकालें जो एक नॉर्मल ज़मीन से निकाली जा रही हैं।
दूसरा, वहाँ पे पानी की तलाश करें। अगर पानी मिल जाता है तो वहाँ पे कॉलोनीज़ आबाद होंगी, लोग वहाँ पे रिहाइश पजीर होंगे और एक जो टूरिस्ट पॉइंट्स होते हैं वो बनाए जाएंगे। अब जैसे लास्ट एक टाइटन अबदोस वाला वाक़या आपने सुना है, फ़ी बंदा कितने करोड़ दे के उसमें सिर्फ टाइटैनिक का मलबा देखने जा रहा था। तो अगर चाँद पे इसी तरह टूरिस्ट पॉइंट बन जाता है तो कितने लोग वहाँ पे जाएंगे इस चीज़ को देखने। इसके अलावा वहाँ पे कॉलोनीज़ बनाई जाएंगी। बल्कि अभी एक नई रिसर्च के मुताबिक एक रिसर्च हुई है, PWC एक तहकीकाती इदारा है, उसकी तहकीक के मुताबिक अगले 20 सालों में 51% कंट्रोल इकानमी, चाँद की जो इकानमी होगी 51% कंट्रोल अमेरिका का होगा और इसी तरह बेतरतीब 30% कंट्रोल चाइना, जापान और एशिया के बाकी ममालिक और 18% कंट्रोल यूरोपीय यूनियन और इंडिया का होगा। जी सर, हमने अब्दुल्ला विलेज तो अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है। अब चाँद पे अब्दुल्ला विलेज फेज़ 2 हम कब लॉन्च करेंगे और सरकारी मुलाजमीन को हम उस पर कितना डिस्काउंट देंगे? देखो अदील, चाँद पर पहुंचने के लिए हमें पहले अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। हम जो है ना, मेहनत से ज़्यादा यकीन रूहानियत पे रखते हैं। जैली बाबे, जैली दानश्वर, जैली हमारे ये मीडिया वाले। अभी कल मेरे सर में दर्द था, परसों एक आया हुआ था, कोई क्लाइंट था शायद या दोस्त था, उसको मैंने बताया सर में दर्द है मेरे शदीद। कह रहा है जी मैं एक ये तवीज़ तुम्हें लिख के देता हूँ, इसको बांध लो, 2 घंटे तक बांधे रखोगे तुम्हारे सर का दर्द ठीक हो जाएगा। और यकीन जानो वो 5 टाइम तो क्या एक वक्त की नमाज तक नहीं पढ़ता और रूहानी बाबा मेरे सामने बना हुआ था। तो मैंने बड़ा शार्ट जवाब दिया कि पैनाडॉल खा लिया मैंने, इंशाल्लाह आधे घंटे में मुझे आराम आ जाएगा। तो रूहानियत पर हमें ज़्यादा हम यकीन करते हैं। यकीन मानो, अगर सुबह बच्चे का पेपर है, पेपर देने उसने जाना है, जो एनुअल एग्ज़ाम्स होते हैं, रात को उसकी माँ उसको ना यहाँ पे तवीज़ बांध रही होती है, इमाम ज़ामन का, इमाम फलाने का एक तवीज़ बांध दिया जाता है जो पेपर लिखने में उसकी हेल्प करेगा। तो मेरे ख़्याल में तो इंडिया वाले काफिर हैं, उनका कोई ऐसा अकीदा नहीं है। तो इन चीज़ों पे उन्होंने फोकस नहीं किया, चाइना ने इन चीज़ों पे फोकस नहीं किया, इसलिए वो चाँद पे पहुँच गए। खैर, हमारा पहुँचना मुश्किल है जब तक हम ये चीज़ें नहीं छोड़ेंगे और मेहनत नहीं करेंगे। सर, ये जो माएँ अपने बच्चों को बांध के भेजती हैं तावीज़, ये तावीज़ तो खैर काम नहीं आते, लेकिन कुछ और तावीज़ होते हैं वो काम ज़रूर आते हैं, जिन्हें बूटी कहते हैं। अच्छा सर, वैसे ये चंद्रयान 3 का इंडिया को कितना फ़ायदा होगा? एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 131 बिलियन अमरीकी डॉलर सालाना ये फ़ायदा चंद्रयान 3 से इंडिया को होगा। अगर ये कामयाब हो जाता है, साउथ पोल पे पानी की तलाश कर लेता है तो। सर, एक पानी तलाश करने के लिए 131 बिलियन डॉलर, ऐसा ख़ास क्या है उस पानी में? पानी में ऐसा ख़ास कुछ नहीं है। देखो, चाँद पे पहले भी मिशन गए हैं, चाइना ने भी भेजा है, लेकिन मसला ये है कि साउथ पोल पे नहीं भेजा। साउथ पोल पे पानी मिलने के चांसेस ज़्यादा थे। अच्छा, साउथ पोल पे लैंडिंग आसान नहीं है क्योंकि वो एरिया जो है ना हमवार है, लैंडिंग वहाँ पे आसान नहीं है। सूरज की रोशनी बहुत कम पहुँचती है, अंधेरा होता है और इसीलिए इंडिया जो है ये दुनिया की पहली ताकत बन चुका है। ये पहली ताकत है जिसने साउथ पोल पे अपनी लैंडिंग की है, इससे पहले किसी ने की। और ओवरऑल चाँद पे चौथी बड़ी ताकत है इंडिया जिसने ये लैंडिंग की है। अगर वहाँ पे पानी इनको मिल जाता है तो इंसानी ज़िंदगी के लिए पानी बड़ा ज़रूरी है। चाँद पे पानी मिल जाएगा, अब वहाँ पे फिर जो भी काम करना है उसके लिए मेन जो ज़रूरत है वो पानी की होती है। अच्छा, इसके अलावा अभी ये और रिसर्च में लगे हुए हैं, अगर पानी नहीं मिलता तो कोई बर्फ़ के पहाड़ मिल जाएँ, उसको पिघला के ये पानी बना सके। अब जो भी जैसे कानकुनी करनी है, मादनियात निकालनी है, पानी तो एक बुनियादी ज़रूरत है, या वहाँ पे अगर कॉलोनीज़ वगैरह बननी है तो पानी एक बुनियादी ज़रूरत है। तो इसलिए पानी की तलाश पहले की जा रही है चाँद पे। सर, ये चाँद का तो मुझे नहीं पता कैसे पिघलाएंगे पानी, लेकिन मैंने सुना है मार्स पे जो है इलोन मस्क साहब जो है स्पेस एक्स उनकी कंपनी है, उन्होंने कोई बर्फ़ के ग्लेशियर वगैरह उधर फाइंड किए हैं। को पहले उस पर पानी था, वो बर्फ़ बन गया, ठंडा प्लेनेट है, तो उस पर आइटम बम फेंक के वो उसकी बर्फ़ को पिघला के पानी बनाने लगे हैं। और एक भी नहीं, कोई लगभग 400 एटम बम फेंक रहे हैं वहाँ पे। और वो एटम बम इसलिए फेंकेंगे क्योंकि वहाँ एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, हाइड्रोजन मौजूद है। तो क्या पता वो एटम बम उसके साथ रिएक्शन करें और ऑक्सीजन पैदा हो जाए। चलो सर, इलोन मस्क के कोई काम से हमें भी फ़ायदा होगा, एक एटम बम हम भी उसे अपना भेज देंगे। अच्छा सर, ये तैयब भी हमें कुछ बताना चाह रहे हैं, कोई आई थिंक नॉलेज शेयर करेंगे। पाकिस्तान के पास भी एटॉमिक पावर है।
ओह सर ये देखें माशाल्लाह सर, भाई तैयब के मुताबिक सर पाकिस्तान एटॉमिक पावर है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, पाकिस्तान एटॉमिक पावर है। देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मुझसे ज़्यादा कोई मुहब्बे वतन पाकिस्तानी नहीं होगा। मुझे अपने मुल्क से बड़ा प्यार है, लेकिन लख दी लानत एटॉमिक पावर होने पे। जिसने एटॉमिक पावर हमें बनाया था डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान, उसके साथ क्या हुआ, किस तरह वो रोते रोते इस दुनिया से रुखसत हुए हैं। और डॉक्टर अब्दुल सलाम के साथ क्या हुआ, जो कि स्पार्को के बानी थे, जिन्होंने आगाज़ स्पार्को का किया था 1961 में। आइन में उन्हें गैर मुस्लिम करार दे दिया गया और एहतजाजन उन्होंने मुल्क छोड़ा था, पाकिस्तान छोड़ के इंग्लैंड चले गए। और किसी में इतनी जहमत नहीं हुई कि जाके उनको वापस ले आएँ कि स्पार्को को आगे कंटिन्यू करें। और वहीं भी बेचारे उनका भी इंतकाल इंग्लैंड के अंदर हो गया। अच्छा, अभी मार्शल लॉ में जनरल ज़ियाउल हक साहब स्पार्को का दौरा करने गए। वहाँ जाकर जी एक बड़ा खूबसूरत ऐलान किया था, तारीख उठा के आप पढ़े, कि स्पार्को को हम मज़ीद फ़ंड जारी नहीं करेंगे। स्पार्को को मिशंस के लिए फ़ंड ही जारी नहीं हो रहा, लेकिन स्पार्को के जो अमला है उनको तनख्वाहें जारी हो रही हैं। हर महीने तनख्वाह हर बंदे को मिल रही है स्पार्को की, और अच्छी सहूलियात मिल रही हैं। कर वो क्या रहे हैं, बच्चों वाली एक ये जो खिलौना गाड़ी होती है ना, जो रिमोट से चलती है बच्चों की, वो तक तो नहीं बना रही है मायना साइंसदान हमारे। वो भी हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। जितनी बच्चों की गाड़ियाँ आ रही हैं चाइना से इंपोर्ट हो रही हैं। किस चीज़ की तनख्वाहें जा रही हैं, मेरी समझ में ये चीज़ नहीं आ रही और कतई नहीं आ रही। बिल्कुल सर, आखिरी वक्त उनका इतना मायूसी में गुजरा कि रिपोर्टर ने सवाल भी किया उनसे, जब उनका वक्त आखिरी चल रहा था, कि आपको सबसे बड़ी मतलब आपको ज़िंदगी में किस चीज़ पे पछतावा है। तो उन्होंने बोला, मुझे इस चीज़ पे पछतावा है कि मैंने इस मुल्क को न्यूक्लियर पावर बनाया। आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि वो आखिरी वक्त में कितना मायूस थे। बिल्कुल, ये बात आपने ये बात बिल्कुल ठीक की है। यहाँ पे रिवार्ड नहीं दिया जाता। ये कौम इस काबिल ही नहीं थी। डॉक्टर अब्दुल कदीर ने एटॉमिक पावर बना दिया। अगर इंस्टेड ऑफ डॉक्टर अब्दुल कलाम को देखें, इंडिया के अंदर जो साइंसदान थे जिन्होंने इंडिया को एटॉमिक पावर बनाया है, डॉक्टर अब्दुल कलाम, उनका नाम एक लक़ब के तौर पे, एक रिवार्ड के तौर पे मिसाइल मैन का एक उनको लक़ब दिया गया है। अच्छा, इसी तरह फिर ये जो अभी मिशन 3 हुआ है चंद्रयान, इसका इसरो का जो बानी है विक्रम साराभाई, जो चंद्रयान 3 का लैंडर वहाँ पे लैंड हुआ, उसका नाम विक्रम रखा गया है। और जब ये मिशन कंप्लीट हुआ है तो इनके जो वज़ीर-ए-आज़म हैं मोदी साहब, ये दौरे पे थे आई थिंक साउथ अफ्रीका। वहाँ से सब मीटिंग्स छोड़ के वीडियो लिंक के साथ वो मौजूद थे और उस मिशन को देख रहे थे जब लैंड हो रहा था, अपने साइंसदानों के साथ वीडियो लिंक पे। और कौम ने सर आंखों पे बिठाया साइंसदानों को। और मैं आपको मज़े की बात ये बताऊं कि जिस रॉकेट ने इसको लेके जाना था, वो रॉकेट तैयार करने वाले साइंसदान, पूरा अमला, प्लस जो वो स्पेस तैयार कर रहा था पूरा अमला, 17 महीने से उनको तनख्वाह नहीं दी गई। 17 महीनों से उनकी तनख्वाह रुकी हुई है। लेकिन जिस दिन ये चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है तो उनको अपने 17 महीने की तनख्वाह की परवाह नहीं थी। उनको खुशी थी इस बात की कि इंडिया चांद पे पहुंच गया है। और इन 17 महीनों में उन्होंने कोई एहतजाज नहीं किया कि हमें 17 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, कोई एहतजाज नहीं किया, क्योंकि उनकी सोच कुछ और थी। उन्होंने कामयाबी देखनी थी और उन्होंने कामयाबी देख ली। जी, ये डॉक्टर कदीर खान का बड़ा एहसान है पाकिस्तान पे कि उन्होंने जर्मनी से चुरा के लाए थे फार्मूला एटम बम बनाने का पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान वालों ने उनके साथ क्या किया, बड़ी दुख की बात है ये तो। बिल्कुल, चोरी की तो हमारी आदत है, ये तो हमें मानना पड़ेगा। अभी आप लोग यूट्यूब खोलें, कोई भी टेक्निकल टॉपिक सर्च कर लें, सबसे ऊपर जो वीडियोस यूट्यूब की आएंगी सारे इंडियंस होंगे। और इंडियंस भी कौन से, अनपढ़ इंडियंस, कोई पढ़े लिखे इंडियंस नहीं। अभी आप ये वीडियो एडिटिंग को ही देख लें, काइन मास्टर एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, उसको ज़रा सर्च कर लें। ऊपर टॉप पे वीडियोस इंडियंस की, और वो भी कहाँ से बना रहे हैं, तमिल ज़बान बोलने वाले, चेन्नई में बैठे, महाराष्ट्र में बैठे, वहाँ के लोग वीडियो बना रहे हैं। टेक्नोलॉजी में वो इतने आगे चले गए हैं। आप वेबसाइट, प्रोग्रामिंग, HTML कुछ भी सर्च करें टेक्निकल, आपको टॉप की वीडियो सारी इंडिया की मिलेंगी। तो हम तो कंटेंट उनका चोरी कर रहे हैं। सारा कंटेंट ये पाकिस्तान में जितने भी यूट्यूबर्स हैं, कंटेंट वहाँ से चोरी करके फिर ये अपनी वीडियोस बनाते हैं। खैर, और वो तो तुमने बता दिया शाबाश के फार्मूला चोरी किया था,
तुम्हें ये नहीं पता कि मटेरियल भी चोरी हुआ था, स्मगल होके आया था, सेठ आबिद लेके आया था अपने शिप के ऊपर अमेरिका से चोरी करके। अब मसला ये है, सेठ आबिद तो था एक बदमाश बंदा, उसका तो ये कर कुछ नहीं सके, लेकिन डॉक्टर अब्दुल कदीर मैं कहता हूँ क़यामत तक याद रखेगा मरने के बाद भी कि उसके साथ हुआ क्या है। हाँ सर बिल्कुल, हर जगह इन लोगों ने कब्जा किया। यूट्यूब पे इन लोगों का कब्जा है, टिकटॉक पे इन लोगों का कब्जा है, गूगल के CEO भी इंडियन है, अमेज़ोन पे भी तकरीबन पता नहीं कितना इनका शेयर बनता है, हर जगह इन लोगों ने कब्जा किया है। और तो और सर कार्टूनों पे भी हमारे बच्चे कार्टूनों भी इनके देखते हैं, सारे के सारे कार्टून जो है ना इंडिया के देखते हैं। तैयब जैसे डोरेमोन और इस तरह के कार्टून है सारे इंडियन वालों इंडिया की बनाए हुए, ये भी हमारे बच्चे शौक से देखते हैं, हर जगह इनका कब्जा है। हाँ हाँ दिल तेरी बात तो सही है। एक इनका चैनल है टी सीरीज़ जो यूट्यूब पे कब्जा करके बैठा हुआ है। हाँ सर, तकरीबन कोई 250 मिलियन प्लस तो उनके सब्सक्राइबर है टी सीरीज़ वालों के, और हर 4 मिनट बाद आई थिंक सो इनका किसी ना किसी चैनल को ओवरटेक कर रहे होते हैं ये लोग। बिलियंस में इनके व्यूज़ आते हैं, हर चीज़ में ये लोग आगे हैं, बंदा क्या बोले। बाकी सर ये लोग जो भी कर ले, लेकिन वाघा बॉर्डर पे टांग हमारी ऊंची जाती है। जी जी सर, हमसे वही ऊंची टांग उठा के दिखाए ना। और सर ये बात सुनने में आ रही है कि इन्होंने चंद्रयान को जो भेजा है ये जरदारी थे करता लिया है सीक्रेटली, इस तरह भेजा है इन्होंने। जी जी अदिल, जरदारी और मलिक रियाज ने दोनों ने मिलकर कर दिया। मलिक रियाज ने भी किया है? जी जी। फिर तो मुझे लगता है प्रॉफिट मिलेगा तो वो इंडिया में बैरियर टाउन 2 लॉन्च करेगा। वैसे सर हमारी यंग यूथ को ना चांद पे जाने की फिक्र नहीं है, उन्हें थाईलैंड पे जाने की फिक्र है। थाईलैंड से भी ज़्यादा मोरक्को पे जाने की फिक्र है। तो मोरक्को में क्या है सर? यार मोरक्को में एक पार्क है, वहाँ पे ना कबूतर आपके हाथ पे बैठ के दाना खाते हैं। नहीं, थाईलैंड पे फुल मजे। यार मैंने तो आज तक डिज्नीलैंड के सुना था, ये कौन से नए नए लैंड खोल गए हैं और खुद से बनाते जा रहे हो, कहीं अपने पास से तो नहीं फेंक रहे? अभी अभी डाउनलोड हुआ है कि आप तो डिज्नीलैंड बच्चे भी नहीं देखते, डिज्नीलैंड के अलावा भी बहुत सारे लैंड हैं, तू जाके पो देख। सर हमारी एक यंग जनरेशन का मसला ये भी है कि वो आजकल यंग जनरेशन की सोच ही यही है कि बस किसी तरह इस मुल्क से बाहर निकलें। तकरीबन मैं कहूँगा 90% जो यंग जनरेशन है पाकिस्तान की, उनकी यही सोच है कि बस हम डायरेक्ट किसी तरह बाहर निकलें और बाहर जाके हम लोग रहें, इस मुल्क से हमारा कोई वास्ता नहीं है, इस मुल्क से तंग आ गए। तो वो इस तरह की जब सोच होगी तो वो किस तरह मुल्क में डेवलपमेंट के लिए कुछ सोचेंगे, तो किस तरह फिर चांद पे जाने का सोचेंगे। इसके हवाले से कुछ बताएं कि मुल्क छोड़ना सही है या गलत है। सर ये वही बात होगी ना कि मुल्क के साथ गद्दारी बेवफाई होगी। जिस माँ ने तुम्हें खिलाया पिलाया उसी माँ को तुम छोड़ के जा रहे हो। माँ को कोई छोड़ के जाता है? बिल्कुल, माँ को कोई नहीं छोड़ के जाता। यहाँ पे माँ जो है ना मुसलसल थप्पड़ी मारती जा रही है। हमें टैलेंट की कदर नहीं है इस पाकिस्तान में अगर देखा जाए। अब मैं अपना बचपन आपको बताऊँ तो उस वक्त एक ऐनक वाला जिन प्रोग्राम लगता था, उसके जितने भी एक्टर्स थे आज लाहौर की सड़कों पे ख्वार हैं। वो एक ख़ास करैक्टर था बिल बतौड़ी, पिछले दिन मैं वीडियो देख रहा था, बेचारी सड़कों पे रुल रही है, रहने के लिए उसके पास घर नहीं है। उमर शरीफ इमदाद मांगते मांगते मर गया। उससे बड़ा मज़ाहिया फ़नकार कौन था? कॉमेडियन उससे बड़ा कोई नहीं है। इंडिया भी उसको सलाम करता है। उसके बाद अगर देखा जाए असद अब्बास, क्या ही प्यारी आवाज़ थी उसकी, बेचारे के गुर्दे फेल थे। अच्छा, चैनल्स वाले गए हैं, सारे चैनल्स गए हैं, यूट्यूबर्स गए हैं सिर्फ अपनी व्यूअरशिप के लिए। डेली पाकिस्तान गया है, यासर शामी ने इंटरव्यू किया है, बेचारा उठ नहीं पा रहा था, इतनी बुरी हालत में था। समा वाले गए, लेकिन अभी डेली पाकिस्तान ने अपने बजट से कुछ भी दिया निकाल के? तो ये हमारी तरफ से ये चेक ले लो 5 लाख का 10 लाख का, नहीं, कुछ करोड़ रुपए उसका ख़र्चा था। उसकी जो बीमारी पे वो आना था बैरून मुल्क जाके, अगर कोई गवर्नमेंट उसकी मदद कर देती उसी असद अब्बास से करोड़ों क्या अरबों कमाती, वो कमा के देता जितना उसके आवाज़ में जादू था। तो पाकिस्तान के अंदर तो टैलेंट की ये कमी है। और ये वाकई फिर गद्दारी तो है कि अगर पाकिस्तान से कोई बाहर जा रहा है, हाँ बाहर जाके वहाँ से डॉलर कमा के पाकिस्तान भेज रहा है, तो फिर तो पाकिस्तान को फ़ायदा है, मईशत मुस्तहकम होती है। लेकिन ये विद फैमिलीज जा रहे हैं, वहीं पे सेटल्ड हो रहे हैं, वहीं कमा रहे हैं, वहीं खा रहे हैं। तो उस तरह जो है ना इकानमी डाउन होती है। वाकई ये बात आपकी ठीक है, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट को भी तो कुछ इक़दाम करने चाहिए। MBA CA क्रीम चला रहे हैं, उबर चला रहे हैं, बाइकिया चला रहे हैं। गवर्नमेंट पहले इक़दाम करे, अपनी जनरेशन को जो है ना नाराज़ ना करे, अपनी यूथ को रोके, होल्ड करे, उनको फैसिलिटेट करे। सर हम लोग चांद पे तो नहीं जा सकते, चले कोई शेर ही आप सुना दें। चलो भाई शेर सुन लो, उस चांद के लिए नहीं, किसी और चांद के लिए। कब कहा था कि
खुदा होते या खुदाई होते, कब कहा था कि खुदा होते कि खुदाई होते, चूड़ियाँ होते तुम्हारी या कलाई होते। मुझसे पहले भी था इश्क उससे किसी और से, हम अगर एक हो भी जाते तो ढाई होते। वाह 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 वाह। सर आज कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गया है, रोमांटिक सी सर एडवाइस सुना दें, दिल खुश हो जाए। देखो वामिक, आज का जो हमारा टॉपिक है, हम एक्चुअली दुख मना रहे हैं कि चंद्रयान 3 मिशन कामयाब हो गया हमारे मुखालिफ मुल्क का, लेकिन एक जगह हमें उन्हें अप्रिशिएट भी करना चाहिए, इसके पीछे उनकी सालों की मेहनत है। तो एक तो हमारी यूथ बड़ी बिगड़ी हुई है आजकल, ठीक है, और दूसरा यूथ से ज़्यादा हमारी गवर्नमेंट बिगड़ी हुई है। दोनों को ठीक होना होगा। गवर्नमेंट को तो मैं ठीक नहीं कर सकता, यूथ के लिए मैं ज़रा एक वाक़या सुना रहा हूँ, वही नसीहत भी हो जाएगी, एडवाइस भी हो जाएगी। कि कहीं पे ना एक उस्ताद था और एक शागिर्द था। उस्ताद जो था बड़ा काबिल था और बड़े चर्चे थे दूर दूर तक, और बड़ा ज़हीन व फ़तीन उस्ताद था। तो शागिर्द भी उस्ताद के नक्शे कदम पे चल रहा था, कामयाबी पे कामयाबी, नाकामी नहीं देख रहा था, क्योंकि उस्ताद कामिल ऊपर बैठा था। तो जो मुखालिफ पार्टी थी, उन्होंने ये सोचा कि अगर शागिर्द के दिल में उस्ताद के लिए नफ़रत पैदा कर दी जाए तो ये शागिर्द उस्ताद की सुनेगा नहीं, अमल नहीं करेगा, तो हम इसको डिफीट कर सकते हैं, शिकस्त दे सकते हैं। तो खैर, उस्ताद की जो नसीहत थी ना अपने शागिर्द को, वो ये थी कि ये जो औरत नाम का लफ्ज़ है ना, ये लड़की नाम का लफ्ज़ है, इस लफ्ज़ से भी दूर रहना, लड़की से दूर रहना, ये तुम्हें बर्बाद कर देगी, ये तुम्हें लड़की कहीं का नहीं छोड़ेगी, औरत कहीं का नहीं छोड़ेगी। तो एडवाइस ये थी, बार बार हर दफ़ा एडवाइस यही उस्ताद करता था। अब मुखालिफ जो पार्टी थी उसने क्या किया, एक खूबसूरत सी दोशीज़ा को उस्ताद के पास भेज दिया कि मैं तुमसे शादी करूँगी, ठीक है, अगर तुम मुझे अपने कंधों पे बिठा के अपने शागिर्द का जो वो एक कह लो दरबार टाइप है, या जहाँ भी वो बैठता था अपने हवारियों के साथ, वहाँ पे ले जाओ। तो उस्ताद ने कहा ये तो कोई गल ही कोई नहीं। अब कंधों पे बिठा लिया उस दोशीज़ा को, खूबसूरत लड़की को, और जैसे ही उस दरबार में दाखिल हुआ जो उसके शागिर्द का था, जो वहाँ अपने हवारियों के साथ बैठा था, तो दाखिल होते ही उसने एक ही लाइन बोली कि ऐ मेरे शागिर्द, देख ले, तुझे मैं शुरू से एक ही नसीहत करता आ रहा हूँ कि औरत से दूर रहो, लड़की से बचो, ये बर्बाद कर देगी। अगर तुम्हारे उस्ताद का ये हाल कर सकती है तो तुम्हारा क्या करेगी। मतलब अगर तुम्हारे उस्ताद के कंधों पे बैठ सकती है तो तुम्हारे साथ ये औरत क्या कर सकती है। खैर, इससे जो है ना शागिर्द ने सबक सीखा। यूथ के लिए सबक ये है, एक तो ये आजकल की जो आशिकी मशूकी है, खैर आशिकी मशूकी तो है नहीं, जस्ट टाइम पास है, इससे खुदारा दूर रहे, अपने काम पे फोकस करें, और दूसरा अपने उस्ताद की इज़्ज़त करें जो कि इस दुनिया में ख़त्म हो चुकी है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्रैक चेरी प्रोग्राम में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।